नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं टी आर नायक आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फौजी फैमिली में हार्दिक स्वागत करता हूं। तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं जनरल अवेयरनेस में इंडियन पॉलिटी का वीडियो पार्ट नंबर 11। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न ये है दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा। ऑप्शन है दोस्तों राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और संसद। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संसद। यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार भारत के संसद को प्राप्त है। यानी ये द्विसदनीय भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है और भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा इन तीनों से मिलकर बनती है। इसमें लोकसभा को निम्न सदन तथा राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है या फिर कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्न में से किसे पद मुक्त करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है? ऑप्शन है दोस्तों संघ लोक सेवा का अध्यक्ष, बी में है लोकसभा अध्यक्ष, भारत का महान्यायवादी और डी ऑप्शन है दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी। राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके दुर्व्यवहार एवं असमर्थता के लिए यानी उनके दुर्व्यवहार एवं असमर्थता के आधार पर हटा सकते हैं। इसके लिए संसद के दोनों सदनों की जो कि कुल जो सदस्य संख्या है वो कम से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। पूरी कार्यवाही महाभियोग प्रक्रिया की तरह ही होती है। भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। लोकसभा अध्यक्ष को सदन लोकसभा के साधारण बहुमत से तथा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कदाचार का आरोप साबित होने पर राष्ट्रपति द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। राज्यसभा की अवधि में संदर्भ में यानी राज्यसभा की अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दोस्तों, इसके 2/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। दूसरा कथन, राष्ट्रपति द्वारा हर तीसरे वर्ष के शुरुआत में मनोनयन होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य है? ऑप्शन है दोस्तों केवल 1, बी में है केवल 2 या दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केवल 2। यानी राज्यसभा का 1952 में गठन हुआ था। साथियों, राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 1952 यानी 1952 में हुआ था। ये एक निरंतर चलने वाली संस्था है अर्थात स्थायी सदन है। राज्यसभा कौन सा सदन है दोस्तों? स्थायी सदन है। इसका कभी विघटन नहीं होता, परंतु इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष से सेवानिवृत्त होते हैं। ये सीट चुनाव के माध्यम से फिर भरी जाती है और राष्ट्रपति द्वारा हर तीसरे वर्ष के शुरुआत में मनोनयन होता है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं आप। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न है, संघ की रेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को किसे प्रस्तुत किया जाएगा? ऑप्शन है दोस्तों राष्ट्रपति को, बी लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति को। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। यानी संविधान के अनुच्छेद 149 के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक उन कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो संसद निर्मित विधि के द्वारा या फिर उसके अधीन विहित किए जाए। जब तक संसद ऐसी कोई विधि पारित नहीं कर देती तब तक वह ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो संविधान लागू होने के पूर्व भारत के महालेखा परीक्षक को प्राप्त थे। इस प्रकार उसके 2 प्रमुख कर्तव्य हैं। प्रथम, अकाउंटेंट के रूप में वह भारत की संचित निधि में से निकली जाने वाली सभी रकमों पर नियंत्रण रखेगा और दूसरी, ऑडिटर के रूप में वह संघ और राज्यों के सभी खर्चों की लेख परीक्षा करता है। वह संघ और राज्य लेखों को ऐसे प्रारूप में रखेगा जो कि राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की राय के पश्चात विहित करे।
संघ लेखा समिति यानी संघ लेखा संबंधित महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाएगा, जो कि उसे संसद के समक्ष पेश करवाएगा। तो साथियों, आशा करता हूं इस प्रकार से सभी प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सामान्य वित्तीय विधायन में निम्न चरण सम्मिलित है। दोस्तों पहला कथन है बजट पर चर्चा, और दूसरा कथन है बजट का प्रश्न, और तीसरा कथन लेखानुदान, और चौथा कथन है दोस्तों विनियोग विधेयक को पारित करना। तो साथियों, इन नीचे दिए गई कूट में से आपको राइट आंसर चुनना होगा। ऑप्शन है दोस्तों 1 2 3, 2 3 4, 1 2 4, या फिर दोस्तों डी में है 1 3 4। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1 2 और 4, यानी बजट पर चर्चा, बजट का प्रस्तुतिकरण, विनियोग विधेयक को पारित करना आदि, जो कि सामान्य वित्तीयन के उदाहरण हैं। जबकि लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान इसमें शामिल नहीं है। तो दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न है ये रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न इस प्रकार है दोस्तों, शून्य बजट प्राकृतिक कृषि परियोजना के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला कथन, इस परियोजना के तहत ऐसी प्राकृतिक कृषि पद्धतियों का विकास करना जिससे फसल उत्पादन की लागत शून्य हो। दूसरा कथन, ये जैविक खेती से संबंधित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य हैं? तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब आपको देना होगा इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर। पहला ऑप्शन है केवल 1, बी में है केवल 2, सी में है दोस्तों दोनों सही है, या फिर डी में है दोनों गलत है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए केवल और केवल 1, यानी जनवरी 2018 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शून्य बजट प्राकृतिक कृषि परियोजना का शुभारंभ किया था। इस परियोजना के तहत ऐसी कृषि पद्धतियों का विकास करना है जिससे फसल उत्पादन की लागत शून्य होती है। शून्य बजट प्राकृतिक कृषि परियोजना जैविक खेती से भिन्न है। तो साथियों, अगला हमारा प्रश्न है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है? ऑप्शन है धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, और डी ऑप्शन है दोस्तों साधारण विधेयक। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी संविधान संशोधन विधेयक, यानी अनुच्छेद 308(2) इस संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी सदन में से इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुनः स्थापित करके किया जा सकता है, और संसद में जो उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्यों द्वारा विशेष बहुमत से पास होने के बाद राष्ट्रपति को मंजूरी मिलने पर वह क्या है कि संशोधित माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थगन प्रस्ताव के संबंध में निम्न में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन, यह एक असाधारण प्रक्रिया है जिसमें सदन के सामान्य कामकाज को दरकिनार कर दिया जाता है। दूसरा कथन है दोस्तों, राज्यसभा इस प्रक्रिया का प्रयोग करके, यानी राज्यसभा जो कि इस प्रक्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा कथन, इसमें सरकार की निंदा की जा सकती है। चौथा कथन है दोस्तों, इसे लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का अनुमोदन जरूरी है। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके सही आंसर को चुनिए। ऑप्शन है दोस्तों 1 2 3, 2 3 4, 1 2 4, और डी ऑप्शन है 1 3 4। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा वो है ऑप्शन डी 1 3 4, यानी स्थगन प्रस्ताव एक असाधारण प्रक्रिया है। स्थगन प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर पहले ही सारी अनुमतियां और तय प्रक्रियाएं रोक दी जाती है। स्थगन प्रस्ताव सामान्यतया 4:30 बजे से शुरू होता है तथा लगभग 2.5 घंटे तक चलता है। कितने टाइम तक चलता है दोस्तों? 2.5 घंटे तक चलता है। यदि स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो सरकार की निंदा मानी जाती है। इसे स्वीकृत कराने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का अनुमोदन होना बहुत ही जरूरी है। राज्यसभा इस प्रक्रिया का प्रयोग नहीं कर सकती है, इसलिए 2 नंबर जो हमारा कथन है वो बिल्कुल गलत होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दोस्तों, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा कथन, लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग एवं व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति शामिल होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केवल एक। यानी लोक लेखा समिति लोकसभा की समिति है। इसमें लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं, परंतु दोनों सदनों की सहमति से राज्यसभा में से भी इस समिति में 7 सदस्य चुने जाते हैं। प्राय समिति का अध्यक्ष सत्ता पक्ष से नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दोस्तों, लोक लेखा समिति सबसे पुरानी वित्तीय समिति है तथा संवैधानिक प्रावधान के अनुसार विपक्ष के किसी सदस्य को इसका सभापति नियुक्त किया जाता है। दूसरा कथन, लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? ऑप्शन है दोस्तों केवल एक, केवल दो या दोनों या फिर दोनों गलत है। साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केवल और केवल दो। यानी लोक लेखा समिति सबसे पुरानी वित्तीय समिति है तथा वर्ष 1967 यानी वर्ष 1967 से चली आ रही प्रथा के अनुसार विपक्ष के किसी सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया जा सकता है। यानी इससे किसी भी सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया जाता है। इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन दोनों के कार्य एक दूसरे के पूरक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। राज्यसभा के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसमें राज्यों के सदस्य होते हैं। दूसरा कथन है दोस्तों, राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए आवश्यक है कि उस राज्य का निवासी होना जरूरी है। तीसरा कथन है दोस्तों, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व समानता के आधार पर होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आप सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन केवल एक, एक, दो, सी में है 2 और 3 और डी ऑप्शन है दोस्तों 1, 2, 3। साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक। यानी राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है। इसमें राज्यों के सदस्य होते हैं। ये सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः कथन एक सही है। राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए उस राज्य का निवासी होना जरूरी नहीं होगा जिस राज्य से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व समानता के आधार पर नहीं लेकिन जनसंख्या के आधार पर है। अतः कथन 2 और 3 असत्य हैं। तो साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। यह रहा आपकी स्क्रीन पे। भारत में गठबंधन सरकार की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दोस्तों, भारत में गठबंधन सरकार की स्थापना की प्रक्रिया राज्य स्तर पर शुरू हुई जब 1953 में आंध्र प्रदेश में संयुक्त मंत्रिमंडल की स्थापना की गई। दूसरा कथन है दोस्तों, केंद्र में गठबंधन सरकार की स्थापना की प्रक्रिया 1957 में शुरू हुई। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन है केवल एक, केवल दो या फिर दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केवल एक। यानी भारत में गठबंधन सरकार की स्थापना की प्रक्रिया राज्य स्तर पर की जाती है। जब 1953 में आंध्र प्रदेश में संयुक्त मंत्रिमंडल की स्थापना की गई, किंतु यह मंत्रिमंडल है जो कि 13 महीने के छोटे से कार्यकाल में ही विघटित हो गया। केंद्र में गठबंधन सरकार की स्थापना की प्रक्रिया बहुत बाद हुई। 1970 के उत्तरार्ध के बाद के दशक में भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए और भारतीय जनता ने कांग्रेस का विकल्प ढूंढना शुरू कर दिया था। इसमें जो परिणाम स्वरूप यह है कि 1977 में पहली बार सत्ता परिवर्तन हुआ। 1970 के
1977 के आम चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और जनता पार्टी के नेतृत्व में पहली गठबंधन सरकार की स्थापना हुई। इस समय गठबंधन सरकार की स्थापना के लिए किसी भी दो राजनीतिक दलों में नीतिगत मैक्टेव नहीं था, लेकिन वे इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल मऊ मत अमदबल लागू किए जाने के विरोध में एकजुट हुए थे। दूसरी बार गठबंधन सरकार की स्थापना है जो कि संयुक्त मोर्चों के नेतृत्व में 1989 यानी 1989 में हुई थी। संयुक्त मोर्चों में निर्वाचन से पूर्व ही जनता दल और कम्युनिस्ट जो पार्टी है तथा कई अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का गठबंधन किया गया था। तो साथियों, अगला जो हमारा प्रश्न है ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दोस्तों, लोकसभा में सामान्यतः सोमवार और बुधवार और शुक्रवार को सदन की बैठक के आरंभ में आधे घंटे की चर्चा के अंतर्गत ऐसे प्रश्नों से उत्पन्न जो मामलों पर चर्चा की जाती है जिसका उत्तर सदन में दिया जा चुका है। दूसरा कथन, इस प्रकार की चर्चा को उठाने के लिए पूर्ण सूचना की आवश्यकता नहीं होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही है? ऑप्शन है दोस्तों केवल एक, बी में है केवल दो, या फिर दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दोनों ही गलत है। यानी आधे घंटे चर्चा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्राय शाम 5 बजे से 5:30 बजे यानी आधे घंटे 5:30 बजे के बीच अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाता है कि इसके लिए कम से कम 3 दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है। 3 दिन की जो सूचना है वो पहले होनी जरूरी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दोस्तों, लोक लेखा समिति में कुल मिलाकर 25 सदस्य हो सकते हैं। दूसरा कथन, लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के शीर्षस्थ व्यक्ति होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, या दोनों सही या फिर दोनों गलत है? साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दोनों ही गलत है। यानी लोक लेखा समिति में अधिकतम 22 सदस्य हो सकते हैं। इसमें से 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति का कार्य सरकार के वार्षिक लेखाओं की और लोकसभा द्वारा प्रदत्त विभिन्न राशियों का विनियोग प्रदर्शित करने वाले लेखाओं की जांच करना है। इस समिति में राज्यसभा से 7 सदस्य सहयोजित होते हैं। समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह रहा आपकी स्क्रीन पे। लोकसभा का सचिवालय निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा। पहला ऑप्शन है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन बी है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा या संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, और डी ऑप्शन है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। यानी लोकसभा का सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण और निर्देश के तहत कार्य करता है। उसे सचिवालयों के कर्मचारियों पर, सदन के परिसर पर और संसद भवन संपदा पर सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। वह अपने इस प्राधिकार का प्रयोग है जो कि लोकसभा के महासचिव की सहायता से करता है और अनुच्छेद 98 और निर्देश 124 व 124 क के अंदर ये बताए गए। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है संविधान की प्रक्रिया के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। दूसरा कथन, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। उपयुक्त में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य हैं? केवल एक, केवल दो, या फिर एक और दो दोनों सही है या फिर दोनों ही गलत है? तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। यानी अनुच्छेद 118 के अनुसार संसद का जो कि प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के लिए नियम बना सकता है। इस आधार पर लोकसभा ने नियम 1998 में मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की व्यवस्था की थी। संविधान में
इस शब्द का उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अतः अविश्वास प्रस्ताव को केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है।